आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पर वहां पर क्या देखता है कि नैयायिक के यहाँ तर्क संग्रह में आपने देखा है किसी ने कहा कि गौ के सदृश गवय होती है। आप पुरुष ने कहा, उसको जाकर के उसने जंगल में देखा, गौ के सदृश एक गवय पिंड देखा। ठीक है, फिर उससे क्या उसको उत्पन्न होता है कि ये जो है गवय गवय पदवाच्य है, इस प्रकार से संज्ञा संगी संबंध ज्ञान वहां पर उसको होता है, माने प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि ये गवय जो है, इसका गवय ये शब्द का संगी कौन है, यही जो पिंड है, गवय का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। ये कहा है, यही है ना आपके अर्थ संग्रह में, तर्क संग्रह में आपके जी स्वामी। यही आपके सामने आता है उसमें। ठीक है, अब इस पर जो है उसके अनंतर इसको गवय शब्दवाच्य इस प्रकार से उसको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये कहा जाता है। यहां वेदांती के यहां एकदम से उल्टा है, इसका है ही नहीं। उपमान उपमा से, उपमा जिसमें उपमिति क्या है, किसी के सादृश्य का बोध होगा यहां पर। ठीक है, माने अब इसमें सबसे पहले समझने की बात आपको यह है सरल भाषा में, कल हमने आपको संबंध के अनियोगी और प्रतियोगी बतलाए। घट का संयोग संबंध भूतल में है, तो उस संबंध का अनियोगी जिसमें बैठेगा, जो अधिकरण बनता वो अनियोगी बोला, और जो बैठता वो प्रतियोगी बोला। इसको दिमाग में सही ढंग से बैठा दो, फिर एक प्रसंग लग जाएगा। माने कि घट भूतल में बैठा है, तो घट निरूपित भूतल निष्ठ अधिकरणता, देखो क्या बोलते हो आप, घट निरूपित भूतल निष्ठ अधिकरणता। तो निरूपित के स्थान पर निरूपित का अर्थ कर ले, निरूपित जो बनेगा वो प्रतियोगी बनता है, और जो निष्ठ बनेगा जिसके आगे घट भूतल निष्ठ अधिकरणता, जहां निष्ठ लिखते हो क्या जाता है, अनियोगी हो जाता है। सरल ढंग से समझाने का तरीका है और लिखा भी जाता है। तो घट निरूपित क्या है, भूतल अनिष्ट अधिकरणता। तो घट भूतल में किस संबंध बैठ रहा है, संयोग संबंध से। तो संयोग संबंध का प्रतियोगी बनेगा कौन, घट, और किसमें बैठ रहा है, भूतल में। भूतल निष्ठ अधिकरणता है, तो निष्ठ जहां लिखते हैं, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, अनियोगी। भाई जहां अनियोगी और प्रतियोगी का निरूपण होता है वहां ऐसे घटाते हैं, जहां केवल प्रतियोगी भाव में घटा जाता है, यस्य भाव से प्रतियोगी, वो अलग पदार्थ। ठीक है, वो पदार्थ कैसा है, अलग है। तो आपको यस्य भाव से प्रतियोगी, वो प्रतियोगी वाला पदार्थ आप छोड़ देना, वो प्रतियोगी वाला पदार्थ यहां पर नहीं लिया जाएगा। यहां क्या लिया जाएगा कि यहां पर जो है
आपके सामने जो आधेय होगा और जो अधिकरण होगा, आधेय हो जाएगा प्रतियोगी और अधिकरण हो जाता अनियोगी। कौन? आधेय और अधिकरण में जो बीच में संबंध बैठा, उस संबंध का। ये रूप बैठा समवाय संबंध से, किसमें? घट में। तो उस समवाय का अनियोगी होगा घट, अनियोगिक समवाय संबंध। और प्रतियोगी कौन बनेगा? रूप। रूप प्रतियोगिक समवाय संबंध और घट अनियोगिक समवाय संबंध। संबंध के दो टुकड़ा कर। ऐसे ही घट प्रतियोगिक संयोग संबंध और भूतल अनियोगिक संयोग संबंध, संबंध के दो टुकड़ा। ये बोलने का ढंग है, इसको पकड़ लीजिए। तो ऐसे ही जहां निरूपित लिखते हैं, घट निरूपित भूतल निष्ठ अधिकरणता। घट निरूपित जो आधेयता है, घटनिष्ठ आधेयता निरूपित भूतल निष्ठ अधिकरणता बोलते हैं, ही आप बोलते आए हो। घटनिष्ठ आधेयता निरूपित भूतल निष्ठ अधिकरणता। तो वहां संबंध कौन बोलते हैं? संयोग संबंध है। तो संयोग संबंध से, तो संयोग संबंध के जब दो टुकड़ा करेंगे तो एक हो जाएगा घट प्रतियोगिक संयोग संबंध और एक हो जाएगा भूतल अनियोगिक संयोग संबंध। संबंध दो में रहता है। तो भूतल में कौन संयोग संबंध कहते हैं? भूतल अनियोगिक संयोग संबंध। और घट में संयोग संबंध कौन सा? घट प्रतियोगिक संयोग संबंध। ठीक हुआ? जी स्वामी जी। हाँ डॉक्टर साहब। जी स्वामी जी। अच्छा, अब चलो, सादृश्य है ये। सादृश्य क्या पदार्थ होता है? चंद्रमुखी, ये बोलते हैं ना। तो चंद्रमुखी का मतलब क्या होता है? चंद्रमा से भिन्न हो, ठीक है, और चंद्रमा में जो धर्म है वो धर्म मुख में आ रहा। तद भिन्नत्व सति तदगत भूयो धर्मवत्तम, यही सादृश्य है। ठीक है। तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्वम, इस सादृश्य का अर्थ है। अब सादृश्य बैठेगा किसमें? दो में। एक क्या है? चंद्रमा से भिन्न है और चंद्रमागत जो धर्म है वो क्या? मुख में बैठा है। तो चंद्रमा का सादृश्य मुख में बैठा है। अब यहां नियोगी प्रतियोगी छाटो। चंद्रमा का सादृश्य मुख में बैठा है। अब यहाँ सादृश्य का अनियोगी कौन होगा, प्रतियोगी कौन होगा? बताओ। प्रतियोगी चंद्रमा हो जाएगा, हाँ, अनुयोगी मुख हो जाएगा। मुख हो जाएगा। तो जिसका सादृश्य जो है, क्या बैठा है आपने? मुख में। तो चंद्रमा का सादृश्य मुख में बैठा है, तो इसलिए सादृश्य का जो अनियोगी हुआ मुख और प्रतियोगी हुआ चंद्रमा। सादृश्य पदार्थ क्या है? तद भिन्नत्व, माने चंद्रमा से भिन्न है मुख। और चंद्रमा में जो शीतलता है, सुंदरता है, आह्लादकत्व है, वो सभी मुख में भाषित हो रहा है। तो तद भिन्नत्व सति और तदगत भूयो धर्मवत्तम, चंद्रमा में का जो धर्म है उसमें अधिकांश धर्म, सर्वधर्म तो होगा नहीं। देखिए, दृष्टांत और दाष्टांत में जैसे सर्वधर्म नहीं होता है, सब कुछ नहीं मिलता है, ऐसे ही यहाँ पर सादृश्य में भी सर्वधर्म नहीं मिलेगा। सर्वधर्म मिल गया तो दोनों एक हो गए, ठीक ने? सर्वधर्म अगर समानता आ गई तो भूयो धर्मवत्तम लिखते हैं। ऐसे दृष्टांत और दाष्टांत में सब कुछ एक हो गया तो फिर भिन्न कहा रहे, अधिकतर होता है, ठीक ने?
तो जितना धर्म बैठेगा उतना उसको वो प्रतियोगी बनेगा। भाई सादृश्य बैठेगा ने, सादृश्य का अर्थ है भूयो धर्म तद भिन्नतो तदगत भूयो धर्मोत्तम, ये हुआ सादृश्य पदार्थ। अब वो सादृश्य बैठा है किसमें? चंद्रमा का सादृश्य मुख में बैठा है। तो उस सादृश्य का अनुयोगी और प्रतियोगी कौन? तो अनुयोगी हो गया मुख और प्रतियोगी हो गया चंद्रमा। ठीक है, चंद्र प्रतियोगिक सादृश्य और मुख अनुयोगिक सादृश्य, ये दो टुकड़ा हो गया। चंद्र निरूपित जो है, मुखगत जो है क्या है? मुखनिष्ठ जो सादृश्य है। तो जो निरूपित शब्द, हमने एक मोटा मोटा शब्दावली आपको बता दी कि जिसमें निरूपित लगाकर बोलते हैं उसको प्रतियोगी बनाना, और जहां निष्ठ लगाते हैं उसको अनुयोगी बनाते हैं। ठीक हुआ? अच्छा, अब जैसे यहां पर क्या है, गो का सादृश्य किसमें बैठाना है? गवय। गो का सादृश्य किसमें बैठाना है? गवय में। तो यहां पर गो प्रतियोगिक जो सादृश्य है और गवय अनियोगिक सादृश्य है। ठीक है, तो गो प्रतियोगिक सादृश्य और गवय अनियोगिक सादृश्य, यही बनेगा आपके सामने। गो प्रतियोगिक और गवय अनियोगिक जो सादृश्य, यही हुआ आपका अर्थ। ये बन जाएगा उपमान प्रमाण। जी स्वामी। गवय प्रतियोगिक, नहीं, गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक जो सादृश्य है, ठीक है, ये क्या हो गया? उपमान हो गया, उपमान प्रमाण हुआ। बना? जी। गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक जो सादृश्य है, ये उपमान। और उपमिति क्या होगी? उपमिति हो जाएगी गवय प्रतियोगिक गवय प्रतियोगिक और गो अनियोगिक सादृश्य, ये होगी उपमिति। ये समझ में नहीं आया स्वामी जी। भाई अब पहले आपने गो का सादृश्य गवय में बैठाया, अब गवय का सादृश्य गौ में बैठा रहे, गो में बैठा रहे। जी जी। तो जब गवय का सादृश्य गो में बैठेगा तो गो निरूपित सादृश्य कहाँ बैठा? गवय में बैठा। तो गवय प्रतियोगिक और गो अनियोगिक सादृश्य, ये हो जाएगी उपमिति। जी समझ में। ठीक हुआ? बीच में अमांतर व्यापार जो है, यहां पर मूल कार्य ने नहीं माना है। इन्होंने अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से ही क्या मान लिया है? इसमें एक को करण और एक को क्या है? करण का फल जो है उपमान करण है, उसका फल क्या? उपमिति मान लिया है। लेकिन अन्य कहीं पर है कि जो सादृश्य ज्ञान से उद्भूत जो संस्कार है, ठीक, जो गो के संस्कार उद्भूत होते हैं उसको अवान्तर व्यापार मान लेते हैं, लेकिन मूल में सब लिखा हुआ नहीं है।
हिंदी टीकाकार ने आपके पृष्ठ 133 पर दूसरे पैराग्राफ में लिखा है। ठीक, जी। तो अब आपको समझ में आ गया कि गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान करण है। करण मतलब कोष्टक में उपमान। गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान, ये क्या है? करण है। बराबर, करण मतलब उपमान प्रमाण है। और उपमिति क्या है? कि गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य ज्ञान, ये उपमिति है। पंक्ति केवल पढ़ देनी है, आप समझ गए इन सब, इस भाषा को अगर आप समझ जाएंगे तो पंक्ति केवल मूल पढ़ देना है। जी। अब इसको सरल भाषा में, दूसरे एकदम से मोटी भाषा में इसको कैसे समझेंगे कि भाई क्या होता है कि किसी ने जाकर के अपने घर पर गाय देखी है, गाय को देखा, गाय पाल रखी है, रोज देख रहा है। अब जाकर के जंगल में क्या देखा कि गवय पिंड को देखा। गवय वही नील गाय जिसे हम लोग बोलते हैं। तो उसको क्या हुआ कि ये गो के सदृश गवय है, गो के सदृश गवय है। तो गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान हुआ किसमें? गवय। गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान कहाँ हुआ? गवय में हुआ। ये हो जाएगा करण। इस करण से फिर क्या उसे ज्ञान होता है कि इस गवय के सदृश मेरी गाय है। पहले गाय के सदृश गवय को देखा, उसके बाद क्या देख रहा है, क्या बोध हो रहा है कि इस गवय के सदृश मेरी गाय है। तो गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य ज्ञान हुआ, ये फल हुआ। ये हो जाएगा उपमिति। ठीक हुआ। जी। ये उपमिति है इनके यहाँ। किसके अनुसार? सिद्धांति के अनुसार। न्यायिक क्या कहता है कि अति जंगल वाले आदमी से सुना कि गो के सदृश गवय, ठीक है, गया जंगल में देखा, तो वहां गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक क्या देखा? सादृश्य ज्ञान हुआ। ठीक है, वहां पर क्या उसके होता है? ये सादृश्य ज्ञान उसके होता है। ठीक है। जी। अब इसको तो वो भी कर्ण मानता है, ये भी कर्ण मानते हैं, इतने में झगड़ा नहीं है भाई। गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान को दोनों कर्ण मान रहे हैं, दोनों उपमान मान, उपमान उपमान। अब नैयायिक यहाँ कह देता है कि वहां पर नैयायिक कहता है कि पहले उसको गो सादृश्य का दर्शन गवय पिंड में करता है, गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान होता है। उसके बाद अतिदेश वाक्य का उसको स्मरण होता है कि गऊ के समान कौन है? गवय है। इसको नैयायिक व्यापार मानता है। अब व्यापार मान करके क्या करता है कि ये जो गवय है ये गवय पदवाच्य है। ठीक, इसे वो उपमिति का फल मान लेता है। इसको वो बोलता है गवयो गवय पदवाच्य। ऐसा संज्ञा संगी संबंध को, संज्ञा माने नाम, और उससे जो बोधित पिंड होता है वो संगी होता है।
जैसे अण संज्ञा है और संज्ञा क्या हो जाएगा, अ ई उ। देवदत्त संज्ञा है और संज्ञा क्या हो जाएगा, देवदत्त का आवाज शरीर। शरीर। जी ठीक है, संज्ञा के द्वारा जो बोधित होता है पिंड। तो गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान करण है और ये उपमान है। यहां तक तो गाड़ी ठीक है। उसके बाद वो अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण नैयायिक कहता व्यापार। ठीक, ये व्यापार नहीं मानते। हिंदी टीकाकार ने कहा कि केवल सादृश्य ज्ञान जब हो जाता है तो उससे जो उद्भुत संस्कार होता है उसको जो व्यापार मानते हैं। अच्छा, अब उपमिति में दोनों में भेद है। ये कहते हैं कि भाई जब सादृश्य माने गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान रूप जो करण हुआ, मान प्रमाण हुआ, उससे गवय गवय पदवाच्य ऐसा बोध नहीं हुआ, वहां पर नहीं होता है। अपितु क्या होता बोध कि इस गवय के सदस्य मेरी गाय है, ऐसी उपमिति होती है। ये कहता है कि गवय जो है गवय पद का वाच्य है, ये कहता है। दोनों में अंतर है। अब वेदांती के मत में विशेषता क्या है कि किसी ने गो सदृश गवय नहीं सुना है, अतिदेश वाक्य नहीं सुना है, अतिदेश वाक्य को नहीं सुना है। गाय पाल रखी है, चला गया जंगल। अब पहुंचा कहाँ, जंगल में पहुंच गया। अब वहां पर क्या देखता है कि वहां पर एक साथ जो है तीनों क्या हैं कि गवय है, गज है, और एक होता है क्या बोलते हैं गैंडा। गैंडा होता है ना, गैंडे का बच्चा। अब भारी जी भरकम होगा तो नाक वाला, फिर तो बिगड़ जाएगा। वहां गैंडे का बच्चा लेना जो गवाई के साइज का होता है, गाय के साइज का छोटा बच्चा। तो वहां गवय देखा और क्या देखा, गैंडे को देखा। ठीक है, और हाथी भी देखा। ठीक, तो ये सब देखा, गवय, गैंडा और हाथी। और उसे अतिदेश वाक्य को किया कुछ नहीं है। उसको किसी ने नहीं कहा कि जंगली जो है माने घर के जो गाय है तुम्हारे वैसे जंगल में गवय होता है, ऐसा कुछ सुना नहीं किसी से। सीधे सीधे गया। तो उसको क्या बोध होगा, उसको क्या बोध होगा। तो वहां पर ये नहीं कह सकता है कि भाई ये जो है आप जो है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीन खड़े हैं तो गवय कौन सा, जिसके उत्तर में वो नहीं कह सकता है कि गवय गवय पदवाच्य से बोध ही नहीं है। उसको ऐसा बोध तो होगा नहीं। वो केवल इतना बता सकता है कि हाथी के तो सूंड है, गैंडे के नाक मुंह पर नाक है, क्या बोलते हैं वहां भी एक सींग होती है, नाक पर सींग होती है। और गवय के पास कुछ नहीं है, उसने कुछ सुना नहीं है। तो उस व्यक्ति को क्या बोध होगा, गवय गवय पद वाच्य है ऐसा बोध तो होगा नहीं। संज्ञा संबंधी का बोध तो होता नहीं। क्या बोध होता है, अरे भाई गाय देख पालने वाला व्यक्ति जंगल में गया है, उसने जाकर के क्या देखा कि गैंडा है, हाथी है और गवय है, तीनों है एक साथ। हाथी, गैंडा और गवय। तो उसको क्या होगा, उसको कोई ये कहेगा कि गवय गवय पदवाच्य ऐसा संज्ञा संगीत संबंध बोध होता है? नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। जिंदगी में सुना ही नहीं है। जी, तो उसको क्या बोध होगा, उद्भुत तो संस्कार। उसको बोध होगा कि गवय का सादृश्य देखेगा हाथी में तो नहीं मिला,
जो हाथी के सूंड है। हाथी क्या है? सूंड है। उसने हाथी को छांट दिया। फिर गैंडे को देखा, गैंडे में नाक के ऊपर जो सींग है वो भी नहीं है, कि मेरे गाय के सदृश नहीं है। गवई को देखा तो गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान उसको हुआ, इसमें गवय। उसके बाद क्या बोलता है कि हाँ, इस गवय अनियोगिक गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य ज्ञान मेरी गाय, जैसा ये गवय है वैसे ही मेरी गाय, यही बोलता है। भाई पहले उसने कहा कि जैसी मेरी गाय है वैसी ये गवय है, फिर उसे क्या बोध होता है इसके माध्यम से कि गवय के सदृश मेरी गाय है। ठीक है, उसे संज्ञा संगी संबंध का बोध नहीं होता। जो ये पिंड दिख रहा है सामने, ये गवय पदवाच्य, उसे कुछ पता नहीं। भाई ऐसी मेरे गाय के जैसा ये पिंड है, इस पिंड के जैसे मेरी गाय है, यही बोध होगा। जैसे भाई कि मुख के सदृश चंद्रमा के सदृश मुख है, मुख के सदृश चंद्रमा है, यही बोध होता है ना कि जय चंद्रमा के सदृश क्या है? मुख है, और मुख के सदृश चंद्रमा है, ये बोध होता है। हाँ, बात पकड़ में आ रही है? जी स्वामी जी। न कि यहाँ संज्ञा संगी संबंध का बोध होता है। जी यहाँ पर उपमिति में जिससे उपमा दी गई उसके सादृश्य का ज्ञान होता है, सादृश्य का ज्ञान होता है, ये कहा गया है। अब कौन से सादृश्य का ज्ञान होता है? तो एक जो है गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान है, ये हो जाएगा करण, और गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका फल। सीधे सीधे और मोटी भाषा में समझो, एक के सादृश्य ज्ञान से दूसरे का सादृश्य ज्ञान, बस। और क्या कहना चाह रहे? घुमाई जा रही है बात काली। भाई एक के सादृश्य के ज्ञान से क का सादृश्य ख में है, तो ख का सादृश्य क में जाएगा बाबा जी। यही तो उपमा दी जा रही। क का सादृश्य किसमें है? ख में। तो क प्रतियोगिक ख अनियोगिक सादृश्य बैठा। अब ख प्रतियोगिक और क अनियोगिक सादृश्य किसमें बैठ जाएगा? क में बैठ जाएगा। एकदम सरल है, दूध की मलाई जैसा एकदम सरल है, इसे केवल खाने की जरूरत है। पंक्ति लगी कि नहीं? जी समझ लगे। देखो ये बात आपके समझ में आ जाएगी सीधे सीधे। देखो कहीं भी उपमा दी जाती है, आप उपमा देते हो, ठीक है, तो जिससे उपमा दी गई गुलाब के फूल से हमने मुख की उपमा दी, तो गुलाब का सादृश्य मुख में लाए, और मुख का उसका फल क्या हुआ? मुख का सादृश्य गुलाब। बस यही यही ये उपमान प्रमाण है। उपमा है ना, उपमान क्या है? उपपूर्वक मांग धातु से लुट प्रत्यय जाओ तो उपमान बन जाएगा, टाप कर दो पूर्वक तो उपमा बन जाती है। ठीक है, तो एक की उपमा के द्वारा दूसरे की उपमा में जो है, जो फल हो रहा है, एक कर्ण बन रही है, एक सादृश्य जो है कर्ण बन रहा है, और एक सादृश्य उस कर्ण का फल उपमिति बन। ठीक है, लगी जी पंक्ति? समझे। जी अब ये अगर बात समझ में ही आ गई तो फिर आपको केवल हमें पुस्तक बांच देनी है, यही चीज लिखा है। जी ये जो प्रसंग आपको हम अलग से समझा रहे थे, नैयायिक के कथन में और यहाँ के कथन में इतने अंतर है। गो का जिसने अरण्यक पुरुष से नहीं कुछ सुना है, जंगल में गया गाय को पालने वाला,
वहां क्या देखता है? गवय देखता है, हाथी देखता है, और क्या बोलते हैं, गेंडा गैड़ा। देखता है, गेंडा। तो गैड़ा को देखा तो गैड़े को छांट दिया कि भाई ये इसके तो नाक पर सींग, ऐसी मेरी गाय। हाथी को देखा तो सूंड दिखाई दिया, ऐसी भी मेरी गाय के सदस्य भी नहीं है। गवय को देखा, बोले मेरे गाय के सदस्य एक गवय है। उसका बोध क्या होता है, उसका फलितार्थ क्या होता है, परिणाम क्या है कि गवय के सदस्य मेरी गौ है, गो है। तो क्या फल मिला यहाँ पर कि गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य के द्वारा क्या उसको बोध हुआ कि गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य का ज्ञान। ठीक, ये हो जाएगा उपमिति, और पहला हो गया कर्म। कहाँ गए डॉक्टर साहब, कहाँ जी चले गए? समझ, डॉक्टर साहब तो निकल गए, पता नहीं, मैसेज कर दूं? नहीं नहीं, कहीं कोई हो गया होगा कुछ काम से। चलो, ठीक है समझ। अब आप मूल देखिए, मूल मूल को देखें। अथ क्रम प्राप्तम उपमान निरूपणम प्रतिजानीते। अथ जो है मंगल का सूचक है। वा इमौ पुरुषौ ओंकारश्चात् लोके। शब्दस्य, क्या ओंकारश्चात् शब्दस्य, क्या श्लोक है ये? कार द्वाभिम पुरुषो कंठम लोके। भित्वा विनर्यातो तस्मात् मांगलिका उभौ। बुभौ। पहली वाली पंक्ति का है ओंकारश्चात् शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनर्यातो तस्मात् मांगलिका उभौ। अब जो श्लोक बहुत रटे हुए थे वो श्लोक भी बोल रहे हैं, हमारे बुढ़ापे का लक्षण है। तो अर्थ जो है मंगल का सूचक भी है और अनंतर का भी सूचक होता है। अर्थ उपमान परिच्छेद, यहाँ अर्थ जो है क्या है, मंगल का सूचक है और अनंतर का भी सूचक है। माने अनुमान निरूपण के अनंतर क्या है, उपमान परिच्छेद शुरू हो रहा है, तृतीय। तो टीकाकार लिखते हैं अथ क्रम प्राप्त उपमान निरूपणम प्रतिजानीते। अब क्रम से प्राप्त, क्रम से प्राप्त सबसे ज्येष्ठ प्रमाण कौन है? प्रत्यक्ष, सर्ववादी सम्मत। उसके बाद अधिकांश वादियों से सम्मत कौन था? अनुमान। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण सबने माना है, चारवाक भी मानता है। अनुमान को चारवाक नहीं मानता, अनुमान को चारवाक नहीं मानते, लेकिन बौद्ध आदि मानते। तो उसका निरूपण हुआ। अब उपमान के विषय में भी, उपमान को सांख्य नहीं मानता है। ठीक, सांख्य नहीं मानता है, बौद्ध नहीं मानता है। ठीक है, कहते हैं अथ क्रम प्राप्तम उपमान निरूपणम प्रतिजानीते। अब क्रम से प्राप्त जो अधिकतर लोग मानने वाले उपमान हैं उसके निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ उपमानम निरूप्यते। अब उपमान का निरूपण किया जाता है। ठीक है, तो अथ उपमानम निरूप्यते, यहां देखो उपमान शब्द आया है, उपमान का निरूपण करते हैं। अब उपमान कौन है? कहते हैं तत्र सादृश्य प्रमाकरणम उपमान। सादृश्य की जो प्रमा हुई उसका जो करण है उपमान। तो दो उपमान शब्द आते, सादृश्य के, सादृश्य प्रमा का करण रूप जो उपमान, और एक अथ उपमानम निरूप्यते, उपमान का निरूपण करते। तो एक हो गया लक्ष्य, एक हो जाएगा लक्षण। दो उपमान शब्द आए हैं, तो उपमान का निरूपण है हो जाएगा लक्ष्य। भाई जैसे कोई है ना, लक्ष्य हो गया, पहले लक्ष्य बतलाया जाएगा, उसके बाद लक्षण बतलाते हैं। ठीक, तो पहले उपमान का अर्थ आया उपमान निरूप्यते, तो उसका अर्थ बतलाएंगे व्युत्पत्ति वाला। जो लक्षण में आएगा वो व्युत्पत्ति कर देते हैं, और लक्ष्य में जो आता है अव्युत्पन्न देते।
ये दोनों पीछे अनुमान शब्द में भी इसको बताया गया था। तो उपपूर्वक मांग धातु, ठीक है, वहां अनुपूर्वक मांग धातु थी, यहाँ उपपूर्वक है, वहां अनुपूर्वक थी। अनुमान बनाते समय अनुपूर्वक मांग धातु से कर्णाधिकरण से लुट किया था, तो बना था अनुमान। यहाँ उपसर्ग पूर्वक मांग माने धातु से कर्णाधिकरण से लुट करोगे और नाकों से अन कर दोगे तो बन जाएगा उपमान। ठीक है, अब इसमें आपके सामने अर्थ कार्य करें अनुमान निरूपण अनंतरम। अनुमान निरूपण के अनंतर क्या करते हैं? उपमान का निरूपण करते हैं। उपमान हो गया यहाँ पर लक्ष्य, लक्ष्य का उपमान रूप जो लक्ष्य का निरूपण किया जाता है। अब जब लक्ष्य बता दिया तो उसका लक्षण बताना पड़ेगा, उपमानम। तो उपमान हो जाएगा, उपमान शब्द से व्युत्पत्ति कर लेंगे। अथवा, अथवा पहले ही उपमान का ही दोनों अर्थ कर देते। पहले ही जब उपमान शब्द आया अथ उपमानम निरूप्यते, पहले ही उपमान का निरूपण में दोनों अर्थ बता देते। क्यों? जब आप उपमान बोलोगे तो प्रश्न हो गया कि कौन सा उपमान इसको बोलने जा रहे हो। अरे भाई, जैसे देवदत्त को बोलोगे तो पहले देवदत्त को जानते हो तब तो बोलोगे। तो देवदत्त का जो ज्ञान है उसके बाद देवदत्त को बोलना है, यही होता है। ऐसे उपमान कौन सा उपमान है उसका लक्षण चाहिए और बाद में फिर उसको उसके लक्ष्य होगा। मैंने पहला जो उपमान शब्द है वहीं पर ही दो अर्थ कर देते हैं। देखो, जैसे देवदत्त बोलना है, देवदत्त का पहले ज्ञान चाहिए। देवदत्त कौन, किसका बेटा, कौन है, कितना पढ़ा, कहाँ का है। तो देवदत्त एक हो गया लक्ष्य, एक हो गया उसका लक्षण। तो देवदत्त का परिचय, ऐसे ही यहाँ पर उपमान का लक्षण चाहिए और इस लक्षण वाला क्या है? उपमान, लक्ष्य चाहिए। तो वहां पर उपमान शब्द से ही दोनों अर्थ घटा देना। तो उपमान शब्द से क्या है कि उपमीयते अनेन, ऐसी व्युत्पत्ति करके जब उपमान बनेगा तो वो हो जाएगा लक्षण। ऐसे लक्षण वाला फिर उसी उपमान का क्या है? काकाक्षी न्याय, काकाक्षी न्याय बोलते हैं इसको। एक ही कौवे की एक ही आंख दोनों तरफ जाती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ हो जाए तो उपमान का व्युत्पत्ति में लक्षण अर्थ हो जाएगा। ऐसे लक्षण हो गया, अब लक्ष्य क्या हो गया? तो उसी उपमान का अव्युत्पत्ति वाला हो जाएगा लक्ष्य। तो लक्ष्य लक्षण दोनों उसी उपमान शब्द से अर्थ निकल जाए। ठीक है, अब उसी की व्याख्या आगे चल, ऐसा भी अर्थ यहाँ पर ले लेते हैं। तो मूल में लिखा तत्र सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम। यहां पर देखो शब्द, देखो सादृश्य प्रमा, क्या शब्द लिखा है? सादृश्य प्रमा। ये सादृश्य प्रमा बराबर उपमिति है। सादृश्य प्रमा क्या है? उपमिति है। और नैयायी क्या कह रहा था? गवय गवय पदवाच्य, ये बोध जो क्या है, ये जो है प्रत्यक्ष, उसको गवय गवय पदवाच्य ऐसा जो बोध है वह है उपमिति। ठीक है, गवय गवय पदवाच्य संज्ञा संगी संबंध का जो ज्ञान है उसको उपमिति कह रहा था। माने संज्ञा संगी का जो ज्ञान है उसको उपमिति कह रहा था। और ये क्या कह रहे हैं कि सादृश्य प्रमा जो है, सादृश्य का जो प्रमा होती है, वो जो प्रमा है वो उपमिति है।
तो सादृश प्रमा है, तो सादृश प्रमा ये हो गई उपमिति। अब इसका करण क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, तो उपमान क्या है? तो वही हो जाएगा कि आपके सामने क्या हो जाएगा कि गो प्रतियोगी गवय अनियोगिक जो सादृश्य का ज्ञान, ये हो जाएगा करण। और प्रमा सादृश्य प्रमा कौन होगी कि गवय प्रतियोगी और गो, गवय प्रतियोगी का गो अनियोगिक जो सादृश्य प्रमा होगी वो हो जाएगा उपमिति। हाँ, पहली पंक्ति समझ में आ गई तो फिर पूरा ग्रंथ, पूरा 4 ही पन्ना है, इसको खाली हमें एकदम से रामायण के पाठ की तरह से पाठ करते, खाली पंक्ति आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मूल प्रसंग ये है कि नैयायिक के यहाँ जो है सादृश्य, देखो तर्क संग्रह में जो आप देखेंगे वहां पर सादृश्य ज्ञान को कर्ण तो माना है नैयायिक। सादृश्य ज्ञानम तत्कर्णम माने उपमिति का कर्ण क्या होता है? सादृश्य ज्ञान। नैयायिक का अर्थ है उपमिति कर्णम उपमानम। इस पर सिद्धांति कोई लड़ाई नहीं है। उपमिति का कर्ण उपमान होता है। उसके आगे जब नैयायिक लिखता है तर्क संग्रह में कि संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति, इसको ये नहीं मान रहे। ये क्या कह रहे हैं? नहीं, संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान ये उपमिति होता है, ऐसी बात नहीं। अभी तो क्या है, जो सादृश्य की प्रमा होती है उसको कहते हैं उपमिति, और उसका जो करण है तो करण में सादृश्य ज्ञान बोलता है, इसको सिद्धांती स्वीकार करते हैं। वेदांत परिभाषा पढ़ते समय इतनी ही बारीकी देखनी होती है कि नैयायिकों का सिद्धांत क्या है और हमारा सिद्धांत क्या है। अब अनुभव गम्य करके देखो कि सही में कहाँ आ रहा है। तो वहां पर जैसे हमने कहा कि जिसने केवल गाय पाल रखी है, चला गया जंगल, उसको किसी वनवासी ने नहीं कहा कि गाय के सदस्य गवय होता है। ये बीच में जोड़ते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसे जो जाके देखा तो 3 वहां पशु बंधे हुए पशु खड़े हैं, गैड़ा है, हाथी है, गवय है। गो का सादृश्य उसने गैड़े में लिया तो नहीं मिला, हाथी में लिया तो नहीं मिला, किस में लिया? गवय में लिया। तो गवय में सादृश्य लिया तो गो प्रतियोगी गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान हुआ। ठीक है, इस सादृश्य ज्ञान के बल से उसे गवय गवय पदवाच्य ऐसा बोध होता नहीं। उसने सुना ही नहीं है कि गवय होता है कोई। उसको कोई जंगली पुरुष तो बतलाया नहीं, आरण्यक पुरुष ने बताया नहीं कि गवय गवय पदवाच्य। पकड़ में आ रही कि नहीं भाई? जी स्वामी। वो किसी पुरुष ने ये नहीं बताया है कि गवय गो के सदृश गवय होती है, ऐसा किसी ने कहा नहीं है। तो उसे क्या बोध होगा कि गहने को देखा तो वहां पर सादृश्य नहीं मिला। गो प्रतियोगी गहना अनियोगिक सादृश्य नहीं है, गो प्रतियोगी गज अनियोगिक सादृश्य नहीं है, लेकिन गो प्रतियोगी गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान हुआ। इस सादृश्य ज्ञान होते ही उसे ये नहीं बोध होता गवय गवय पदवाच्य है। उसे क्या बोध होता है? क्या बोध होता है? गो सादृश्य गवय अनियोगिक गो प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान रूप उपमिति उसे होती। ठीक है, अरे भाई सामने ही है, सामने आप जो है देखेंगे कहीं कहीं एक शकल वाले 2 पुरुष हो जाते हैं, देखते हैं ना कहीं कहीं हम शकल जो है पुरुष मिल जाते हैं। तो वहां पर जो आपके घर का पुरुष है उस पुरुष के प्रतियोगी के सामने जो पुरुष मिला है उसका अनियोगिक वहां सादृश्य ज्ञान होता है। लेकिन इस सादृश्य ज्ञान से होने से वो जो जिसमें सादृश्य का ज्ञान हुआ वो देवदत्त है, यज्ञदत्त है,
या कोई और व्यक्ति, ऐसा बोध आपको नहीं होता है? सादृश्य ज्ञान होते ही क्या पता लग जाता कि इस नाम का व्यक्ति है? ऐसा होता नहीं है। अपितु उसके बाद उस सादृश्य के ज्ञान से क्या होता है कि ऐसे ही आकार वाला व्यक्ति मेरे घर में भी है। भाई, चाचा, ताऊ, बेटा, कोई न कोई, ये उपमिति होती है। न कि इस पद वाला व्यक्ति ऐसा हो जाता है, ऐसा बोध नहीं होता है। ये यहाँ पर कहा जाता। हाँ, एकदम से सही है, 100%। जी। चलो देखो, नैयायिक कितना गलत बोल रहा है, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये कहता सादृश्य ज्ञान से क्या है? अरे सादृश्य ज्ञान से हो गया तो जिसका सादृश्य मिल रहा है, व्यक्ति हमसे कोई मिला, कि जो हमारे घर में जो व्यक्ति है उसके सदस्य सामने वाला व्यक्ति है। लेकिन इतना सादृश्य ज्ञान से उस व्यक्ति का परिचय हमें तुरंत मिल जाता है। उससे ये होता है कि भाई पहले इस व्यक्ति के सादृश्य का वो उसमें हुआ, आप उस सादृश्य के बल से आपके घर में जो व्यक्ति उसका सादृश्य की प्रमाण, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक हुआ? जी स्वामी। अब देख लो, मूल देख लो, फिर टीका कल बतलाएंगे। कल शायद पाठ नहीं चलाएंगे, कल कुछ आश्रम में कार्यक्रम है, कल पाठ जी स्वामी जी, यहाँ भी कार्यक्रम है, मुझे भी दिक्कत होगा। अच्छा, यहाँ कार्यक्रम में रहना। हाँ, तो कल यहाँ भी कुछ भागवत का चल रहा है कुछ कार्यक्रम, तो पाठ नहीं चलाएंगे। ठीक ने? कल हवन आदि है, परसों संडे को जो है रविवार को चला देंगे जी। अच्छा, तो अथ उपमानम निरूप्यते। अब उपमान का, यहाँ उपमान के ही दो भाग कर लेना, काकाक्षी न्याय से, या तंत्र कहते हैं, तंत्र न्याय से, ऐसा कुछ शब्द है। तो उपमान का निरूपण, तो एक उपमान हो जाएगा लक्ष्य, ये उसी उपमान का फिर क्या कर देंगे, लक्षण कर देंगे। तत्र मतलब कि अनुमान निरूपण के अनंतर विषयीभूत जो उपमान का जो है, उपमान जो होने पर उपमाने सती अर्थ। टीका भी देख लो, चलो थोड़ी से। क्रम प्राप्तम उपमानम निरूपणम प्रतियानीते, क्रम से प्राप्त उपमान के निरूपण प्रतिज्ञा करते हैं। अर्थ उपमान निरूप्यते, अर्थ मतलब अनुमान निरूपण के अनंतर क्या है, उपमान का निरूपण करते हैं। तत्र मतलब अनुमान निरूपण के अनंतर निरूपणी विषयभूत जो उपमान के रहने पर, कहते हैं यहाँ जो उपमान शब्द आया है वहां पर भी ऐसे कर लीजिएगा। तत्रापि उपमीयते अनेन इति उपमानम इति व्युत्पन्नम उपमान शब्दो लक्षणम। कहते हैं कि उपमीयते अनेन, ऐसा उपमान से व्युत्पन्न जो है, व्युत्पत्ति वाला जो शब्द हो जाएगा लक्षण, और अव्युत्पन्नस्तु लक्ष्यम, अव्युत्पन्न लक्ष्य है। इस आशय ने आह, इस आशय से कहा कि सादृश्य। तो अब सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम, ये मूल में लिखा है। तो आपको बारीकी क्या क्या अंतर दिखाई दिया तर्क संग्रह से इसमें, कि यहाँ सादृश्य प्रमा लिखी है, वहां पर गवयो गवपद वाच्य ये फल लिखा है। उपमान उपमिति क्या लिखी है कि गवय गवय पद वाच्य ये उपमिति होती है। ठीक है, संज्ञा संगी संबंध ज्ञान होता है। और यहाँ पर क्या लिखा, सादृश्य का जो प्रमा ज्ञान, ये उपमिति है। दोनों मंत्र हो गया, सादृश्य प्रमाया उपमिति प्रमाया। टीकाकार स्पष्ट करें, सादृश्य प्रमा मतलब उपमिति प्रमा, उसका करण। कहते हैं करण का अर्थ यहाँ पर व्यापारवत असाधारण कारणम करणम, ऐसा अर्थ नहीं लेंगे। मूलकार बोल रहे हैं कि व्यापारवत असाधारण कारणम करणम, ऐसा नहीं। वैयायिकों ने कर्ण के दो लक्षण किया, असाधारण कारणम करणम, फिर उसमें व्यापार में व्याप्ति हुई तो व्यापारवत असाधारण कारणम करणम कहा। तो ये प्राचीनों के अनुसार ही खाली यहाँ पर घटा, क्या साधारणम क्या है, असाधारण कारण जो है, जो कर्ण क्या है, उपमिति प्रमा का करणम माने साधारण कारणम, असाधारण कारण क्या, उपमान है, ये है।
अब इसी को आगे समझाया जा रहा है। मूल देख लो, फिर टीका कल बताएंगे। तथा ही नगरेषु दृष्टा गोपिंडस्य पुरुषस्य वनम गतस्य। फिर नगर में क्या देखा है? गाय का पिंड, माने इसके घर पर गाय नहीं है। ठीक है, इसने गाय नहीं पाला है। तो नगरे सुदृष्टा गोपिंडस्य, नगर में जो देखा था गाय का पिंड, पुरुषस्य, कौन देखा? पुरुष। वनम गतस्य, वन जाकर गया। तो गवय इंद्रिय सन्निकर्षे सती, गवय और इंद्री का सन्निकर्ष होने पर भवति प्रतीति, उसको अनुभव होता, बोध होता। क्या बोध होता है? अयम पिंड गो सदृश इति, ये पिंड कैसा है? गो के सदृश है, माने गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य। ठीक है, इसका अर्थ करिएगा, गो सदृश का अर्थ करिएगा कि गवय प्रतियोगिक, गवय प्रतियोगिक और गो अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान, ऐसा उसको जो प्रतीति कर, ऐसा उसको ज्ञान हुआ, ये हो जाएगा करण। इसको उपमान बोले। ठीक। तदंतरम भवति निश्चय, कहते हैं उसके बाद निश्चय होता है। जो निश्चय से लेना, उपमिति प्रमा। कैसे उपमिति प्रमा होती है? कि अनेन सदृशी मदीया गो, माने गवय प्रतियोगिक और गो अनियोगिक जो सादृश्य का ज्ञान। ठीक है, मदीया गो, ये जो ऐसा उसको बोध हुआ, ये हुई उपमिति। अनेन सदृशी से मतलब स्वामी जी गो प्रतियोगी गवय अनुयोगी। हाँ हाँ, अरे यहाँ पर यहाँ अनेन सदृशी मतलब यह आएगा कि गवय प्रतियोगी गो अनियोगी। जी। गवय प्रतियोगी गो अनियोगी, अनेन मतलब ये जो गवय है, ठीक ने, तो गवय के सदस्य मेरी गाय है। गवय प्रतियोगी गो अनियोग, गवय प्रतियोगी गो अनियोगिक जो सादृश्य, ये हो गई उपमिति। अब कोई आपसे तर्क वितर्क करे तो वही दृष्टांत देना कि जंगल में जिसने कोई आत्म पुरुष से नहीं सुना है, वो जाता है तो वहां पर उसने हाथी देखा, गैंडा देखा और गवय देखा। तो सादृश्य जो उसके गाय का सादृश्य किसमें मिला? गवय में। उसके बाद गवय का सादृश्य किसमें बैठाता है? गो में। यही होता है, न कि गवय गवय पदवाच्य से तो पता ही नहीं है, किसी सुना ही नहीं। ये कहा कथन किया। तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम। कहते हैं यहाँ अन्वय व्यतिरेक से क्या देखा जाता है? गवयनिष्ठ, गवयनिष्ठ, निष्ठ का अर्थ क्या लिखवाया आपको? अनुयोगी। अनियोगी। तो गवय अनियोगिक, गवय अनियोगिक हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? प्रतियोगिक हो जाएगा। जी। गवय अनियोगिक गो प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान हो जाएगा करण। ठीक है, और फल देखो, गो निष्ठ, गो निष्ठ में क्या हो जाएगा? अनियोगी। तो गो अनियोगिक गवय प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान जो फल होगा, यही हो जाएगा उपमिति। जी है? जी। यहाँ कोई पूछे जी संज्ञा संगी संबंध का बोध होता है? देखो, कहते हैं जिस यहाँ पर किसी ने नहीं सुना है, वहां पर क्या बोध होता है? सादृश्य का बोध होता है, न कि उसका ज्ञान होता है, नाम का, संज्ञा संगी संबंध का बोध होता है। ठीक है स्वामी जी, यहाँ जो हिंदी टीका में सादृश्य ज्ञान जनित उद्भुत संस्कार जो दिया है, तो ये तो इन्होंने क्या है कि महाराज जी ने क्या लिखा है कि वो जो सादृश्य ज्ञान हुआ, ठीक, गवय प्रतियोगी गो, यहाँ पर है सादृश्य ज्ञान से जनित जो उद्भुत संस्कार है, माने कि गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक
जो ज्ञान हुआ, गवय प्रतियोगिक गौण यौगिक जो ज्ञान हुआ तो वो संस्कार जगह। गवय का ज्ञान है ना, वहां पर संस्कार है, गवय कैसा आकार होता है ये है, तो वो संस्कार की इन्होंने क्या महाराज ने लिख दिया व्यापार, लेकिन इन्होंने मूल कारण इसको माना नहीं है, सादृश्य ज्ञान से जनित उद्भुत संस्कार। क्योंकि सादृश्य ज्ञान हो गया तो सादृश्य ज्ञान होते ही तुरंत जो है उसमें कोई देर नहीं लगती है कि गाय के सदृश गवय है, गवय के सदृश मेरी क्या है, गो है। इतने हो जाता है उसमें। लेकिन चलिए अगर मान लो किसी का कोई आग्रह हो तो महाराज जी ने कह दिया कि चलो उससे सादृश्य का जो उद्भुत संस्कार हो जाएगा, तो उसमें है। लेकिन संस्कार मानने पर एक बात आएगी कि आपको कुछ क्षण जो है उसमें बीच में जोड़ना पड़ेगा, कुछ क्षण का व्यवधान आप मानना पड़ेगा। नहीं कि पहले गो प्रतियोगी गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान हुआ, उस सादृश्य ज्ञान से फिर क्या है, संस्कार हुआ उत्पन्न। ठीक, अब उद्भुत संस्कार, अब संस्कार पहले उद्भुत संस्कार कौन सा संस्कार लेंगे, ये प्रसंग आएगा ना कि कहाँ पहले देखा ही नहीं है, पहले तो देखा ही नहीं है ना। हाँ, दूसरी बार तो आप ऐसा बोल सकते हैं, एक बेर गो प्रतियोगी गवय नियोजिक सादृश्य ज्ञान हो गया, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा कि गवय प्रतियोगी गो नियोजिक सादृश्य ज्ञान रूप उपमिति हो गई। फिर गए अगर कहीं आप तो फिर दूसरी बेर जंगल में गए तो गो प्रतियोगी गवय नियोजिक सादृश्य ज्ञान होते तुरंत उद्भुत संस्कार हो जाएगा, उस संस्कार हो जाएगा। और संस्कार जो है किसके प्रति उद्भुत संस्कार होगा, और संस्कार के बाद जो है क्या हो जाएगा, तुरंत झटित बोध हो जाएगा कि गवय प्रतियोगी गो अनियोजिक सादृश्य ज्ञान। तो दूसरे राउंड में तो हो सकता है, लेकिन पहले राउंड में मुश्किल है। लेकिन ये कि चलो किसी तरह से खींच तान के कोई आग्रह कर रहा हो कि ये व्यापार बतलाओ व्यापार बतलाओ, तो वहां ऐसा उद्भुत संस्कार जो है, उद्बोधन जो है, सादृश्य ज्ञान का उद्बोधन का संस्कार माना, लेकिन बहुत खींच तान करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, से टीका कल बतला देंगे, उसको फिर दोहरा देंगे। आपको केवल इतने समझना है कि तर्क संग्रह में नैयायिक के पदार्थ में इनके पदार्थ में अंतर क्या है, ये आपको सोचना है, तब जाकर के आप वेदांत परिभाषा पढ़ने का फल आपको मिलेगा। नहीं तो वो जैसे वहां है वैसे यहाँ है, तो ऐसा करते जाएंगे, फिर तो वो जो गाड़ी कुछ आपको लाभ नहीं देगी। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, ओम नमः।